अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से ये अफवाहें सरगर्म हैं कि साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है या हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो हकीकत क्या है, इस हवाले से मैंने भी मुख्तलिफ ज़राए से बात की है कि क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया या हाउस अरेस्ट किया गया या नहीं। इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि अगले हफ्ते से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उनके लिए जो सबसे बड़े मसाइल क्या हैं और चैलेंजेस ख़ास तौर पे जो है उनके लिए वो क्या हैं। इस हवाले से मेरी जस्टिस काजी फायज ईसा से दिसंबर में लास्ट ईयर एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी में उनसे मुलाकात हुई। उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन क्वेश्चंस के जवाब में काजी फायज ईसा साहब ने क्या जवाब दिया, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कल से फिर एक बार अफवाहें ये सरगर्म हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इस तरह का पॉसिबल है भी या नहीं है, तो हम दो जो वज़राए आज़म के बयानात देखते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था जब वो अपने इक़्तिदार में थे, अभी पीडीएम की हुकूमत थी। उस पे उन्होंने कहा था उनके पास ये शवाहिद की बुनियाद के ऊपर और इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दावा किया था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ बाकायदा आर्मी के अंदर बगावत की कोशिश की गई। तो अ, ये एक बयान था, उसको उस टाइम भी सीरियसली लिया गया था। फिर जो मौजूदा निगरान वजीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी चंद हफ्ते पहले ये बयान दिया है कि आर्मी के अंदर जो जनरल अभी आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके खिलाफ बाकायदा बगावत का मनसूबाबंदी की गई थी और 9 मई के जो वाक़यात थे वो उसकी जो मेन एक वो कड़ी थी इस हवाले से। तो ये जो बयानात दो हैं, इसको मैं तो बतौर एक सहाफ़ी बहुत संजीदगी से लेता हूँ कि ये दो वज़राए आज़म अगर ये इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इट मीन्स कि देयर वाज़ समथिंग, जो कि फ़ौज के अंदर ये इस तरह का कोई जो मनसूबाबंदी की गई इनका जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनका तख्ता उलटने के लिए। तो उसको अगर हम फिर ये जो बयानात हैं उसको कनेक्ट करें पीछे चंद महीने पहले जो पीटीआई के साबिक रहनुमा थे फैसल वाडा, उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फैज़ हमीद और उसके साथ साथ क्वेटा वाले का भी इन्होंने नाम लिया, मतलब जनरल आसिफ गफूर का, कि ये इसने फैसल वाडा ने दावा किया था कि वो उनके हवाले से भी अहम इंकशाफात करेंगे। तो गोया जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये जो शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, फिर मेरी मुख्तलिफ जो तहकीकाती जो बनाई गई थी, कमेटीज़ बनाई गई थी, उनमें से कुछ अरकान के साथ मेरी बात हुई। जब वो तहकीकात कर रहे थे सानिया 9 मई का, तो उसमें तमाम तर जो पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके मोबाइल फ़ोन से जो इन्होंने डाटा रिकवर किया, उसके साथ-साथ जो वॉइस मैसेजेस थे और उसके साथ-साथ जो वॉइस नोट्स थे, ये तमाम तर जो एविडेंसेस इनको मिली थी तहकीकाती इदारों को, तो उसमें भी एक तो ये साबित हो रहा था कि जो सानिया 9 में था, वो एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड जो प्लान था कि किस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और जो मिलिट्री के जो इदारे हैं, उनको टारगेट करना है अगर इमरान खान गिरफ्तार किया गया। और इन तमाम तर जो शवाहिद हैं उनके खुरे जमान पार्क से जाके मिलते थे। तो ये तहकीकाती जो कमेटीज बनाई गई थी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी तरफ से भी जो एविडेंस और अभी मेरा ख्याल है कल परसों शायद ये भी मुकम्मल कर ली गई हैं जो जेआईटी की तहकीकात थी कि सानिया 9 मई में इमरान खान के मुलविस होने के हवाले से भी सबूत मौजूद हैं। तो ये इमरान खान का कनेक्शन और उसके साथ साथ फिर जो मेरी मुख्तलिफ जो उनसे बात हुई थी, जो तहकीकात कर रहे थे, उसमें मैंने ये भी पूछा था कि क्या कोई मिलिट्री जो सर्विंग या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जो 9 मई का वाक़यात थे। तो मुझे मुख्तलिफ ज़राए ने ये बताया था कि इनको बाकायदा लीड किया गया, मुख्तलिफ जो हाई प्रोफाइल जो मिलिट्री के जो अफसरान थे, उनके बाकायदा जो एड्रेसेस और ये तमाम तर इंफॉर्मेशन कोई आर्मी के अंदर से, चाहे वो रिटायर्ड है या जो भी, उनसे ये इनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। तो इट मीन्स कि देयर वाज़ समथिंग जो कि जो तहकीकाती इदारे भी काम कर रहे थे और उसके साथ-साथ फिर ये जो
عمران خان کے جو تعلقات جنرل فیض حمید کے ساتھ، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے جب یہ موجودہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر، تو اس کو جب ان کو ہٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا، پھر جنرل فیض حمید کا جب ٹینیور کمپلیٹ ہونے کے قریب تھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی، تو ان کو جب ریپلیس کیا گیا تو عمران خان نے باقاعدہ دستخط تک نہیں کیے تھے کہ جو ان کو جنرل فیض حمید کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگا رہنا چاہیے۔ تو یہ تمام تر جو عمران خان کے کنیکشنز اور پھر 9 مئی کے واقعات، اس میں جنرل فیض حمید کو ایگزونریٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو انویسٹیگیشن کس حد تک پہنچی ہیں، کیا اس میں یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں بھی جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت ہیں یا نہیں ہے، یہ بہرحال میں نہیں سمجھتا یہ کسی صحافی کو ابھی تک کوئی اس طرح کی ایگزیکٹ انفارمیشن ہوگی، لیکن اتنا مجھے انفارمیشن ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی کے اندر جو ہے وہ انکوائری چل رہی تھی، خاص طور پہ جو ان کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے، کہ زمینوں کے اوپر یا اس طرح کے جو معاملات تھے اس حوالے سے ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، اور وہ انکوائری کس سٹیج پہ پہنچی ہے یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی کے اندر یہ انکوائری چل رہی تھی۔ اب یہ جو جنرل فیض حمید کا ابھی موجودہ ہاؤس اریسٹ کے حوالے سے انفارمیشن ہے، اس پہ میں نے مختلف لوگوں سے بات کی، خاص طور پہ 2 مختلف ذرائع سے بات کی۔ ایک جو میرا سورس تھا ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اٹ از پاسبل کہ جنرل فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہو۔ پھر میں نے یہ کنفرم کرنے کے لیے ایک اور سورس سے بات کی تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کیا واقعی ایسا وہ کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ میں اس حوالے سے جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں نجف حمید، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا جو موبائل ہے وہ ریچیبل ہی نہیں تھا، تو اس سے شاید کنفرم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو 2 مختلف سورسز ہیں ان سے کانٹراڈکٹری، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از پاسبل کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہو، دوسرے سورس نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں اور نہ ہی تصدیق کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، ادروائز یہ اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں سرکولیٹ بالکل بغیر سر پیر کے وہ مشکل ہے کہ وہ ہوں۔ تو جنرل فیض حمید کا آگے کیا فیوچر ہے، ان کے ہاؤس اریسٹ یا باقاعدہ اریسٹ یا ان کا کورٹ مارشل یا جو بھی کوئی اگر وہ ہوا، انفارمیشن جیسے جیسے ملے گی تو آپ تک میں انشاءاللہ ضرور پہنچاتا رہوں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب نیکسٹ ویک سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ تو جو فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا، لیکن انہوں نے بڑا ایک بہترین طریقے سے اپنا جو ریفرنس کے خلاف مقدمہ لڑا سپریم کورٹ کے اندر۔ انہوں نے پہلے جو سپریم جوڈیشل کونسل تھا اس کی جو کاروائی تھی اس کو چیلنج کیا گیا، پھر فل کورٹ بینچ بنا، اس میں انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہ پرسو کیا، جو اپنے وکلاء کے تھرو خود بھی اس میں آرگیومنٹس دیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریفرنس تھا وہ کویش کر دیا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھیجا گیا تھا صدر عارف الوی کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی عارف الوی صاحب جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کیا مس کنڈکٹ کے حوالے سے اور پھر جو پراپرٹیز کے حوالے سے، وہی عارف الوی صاحب اگلے جو ہفتے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے حلف لیں گے بطور چیف جسٹس کا۔ تو یہ بھی ایک ویسے میرے لیے ایک بڑی ایک انہونی قسم کی بات ہے۔ بہرحال اب بڑھتے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کنڈکٹ ہے بطور چیف جسٹس کیسا ہوگا، اس حوالے سے میں نے مختلف لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کی، لیکن میری اپنی جو فرسٹ ہینڈ میں بتاتا ہوں کہ لاسٹ ایئر جب میں امریکہ میں ایک فیلوشپ پہ ییل یونیورسٹی گیا ہوا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہاں پہ لیکچر تھا ییل یونیورسٹی میں۔ تو جیسے ہی ان کا یہ لیکچر شروع ہوا، انہوں نے پاکستان میں جو اوور آل جو جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کیا، جو فورن اسٹوڈنٹس تھے ان کو۔ پھر اس کے بعد کویسچن آنسر کا سیشن شروع ہوا تو میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے 3 مختلف کویسچنس پوچھے تھے، جس میں جو قابل ذکر جو کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو جو آپ کا فیض آباد دھرنے کا کیس ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، نہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کی اور نہ ہی جو اس سے پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے کی، جس میں جو فیض آباد دھرنے کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو سر فہرست جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جنرل فیض حمید کا نام لے کے وہ کیا تھا۔
तो क्या आप ये जो फैज़ाबाद धरने वाला केस है उसको जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे या नहीं कराएंगे? तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया था। उन्होंने इतना ये कहा था ज़रूर जवाब में सॉरी, कि वक्त आने पे पता चलेगा। तो अब इससे वक्त आने पे क्या पता चलेगा, ये तो जो काजी फायज ईसा साहब को लोग जानते हैं करीब से, वही बेहतर बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या है ये जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से। बहरहाल, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी मैंने उनसे पूछा कि उसी दौरान ही सवाल पूछा था कि ये जो चीफ जस्टिस की जवाबदीद है बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और आर्टिकल 184(3) का, तो उसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? तो वो भी उन्होंने कोई जवाब, उन्होंने कहा कि मैं इस पे इट्स टू अर्ली टू कमेंट, जब वक्त आएगा तो वो बताऊंगा। बहरहाल उन्होंने किसी क्वेश्चन का वो जवाब कोई वाज़ी अल्फाज में नहीं दिया था, लेकिन जो मेरी मुख्तलिफ अब लीगल एक्सपर्ट से बात हुई जो कि काजी फायद ईसा साहब को करीब से जानते भी हैं, वो ये कहते हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपना होमवर्क बतौर जज रहते हुए कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एक सर फहरिस्त जो एक उनका एजेंडा है वो ये है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से, क्योंकि जो साइलिन हैं, आम जो साइलिन हैं, वो इंसाफ की फरहमी तक उनके लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। आम साइलिन के मुकदमात वैसे के वैसे पड़े हैं। अब जस्टिस जो उमर अता बंदयाल हैं, इनके दौर में जो केसेस थे वो शायद 47,000 थे, वो बढ़ के अब 56,000 तक पहुंच गए हैं, यानी आठ नौ नौ हज़ार केसेस का मजीद इजाफा हो गया है। तो इनकी जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पॉलिसी होगी वो बड़ी, वो कहते हैं इंटरेस्टिंग होगी। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हवाले से जो मुकदमात होंगे, उस हवाले से भी उन्होंने जजेस की जो है अपने तौर पे वो किया हुआ है कि कौन कौन से जजेस वो सुनेंगे। जो कारपोरेट जो अफेयर्स के हवाले से होंगे, बाकी क्रिमिनल के जो होंगे या सिविल होंगे, कौन कौन से जजेस वो करेंगे। तो ये इस हवाले से अगर ये वाकई उन्होंने इस तरह का कोई होमवर्क किया हुआ है और जो जजेस को भी पॉइंट आउट किया हुआ है कि कौन कौन से मुकदमात किस तरह सुने जाएंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी जो एक वो एग्जांपल सेट करके जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंसाफ के मुतलाशी हैं वो आम साइलिन हैं। पॉलिटिकल केसेस तो हर दौर में चलते आए हैं और अदालतों का ज़्यादातर जो आपने देखा कि टाइम भी इसी तरह के पॉलिटिकल केसेस में ही ज़ाय होता है, क्योंकि जजेस को इससे पब्लिसिटी मिलती है, पॉलिटिकल जो है इनके रिमार्क्स भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये सारा पूरा दिन अदालती जो टाइम है वो इसी तरह के केसेस में ज़ाय हो जाता है। जो आम साइलिन है उनको तो महीनों क्या सालों तारीखें ही नहीं मिलती मुकदमात के हवाले से। तो उम्मीद है कि ये जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए, एक तो ये है कि जो आम जो साइल हैं उनको कैसे इंसाफ आसानी से फराहम किया जाए, और दूसरा उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो केसेस हैं इस तरह के उसको अवॉइड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा मैं समझता हूँ कि ये जो फैज़ाबाद धरने वाला केस है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा और काजी फायद ईसा साहब के लिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करना है या उसको उसी तरह ही रहने देना है जो स्टेटस को उसका। तो ये भी इनके लिए एक चैलेंज होगा। चैलेंजेस और भी हैं अदलिया के हवाले से या फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ जो जुडिशल रिफ्रेन है जो हर मामलात में जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो लिए जाते हैं, ये इन चैलेंजेस को कैसे निपटेंगे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, वो शायद आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उससे ही उनकी इंटेंशन का पता चल जाएगा कि वो आगे बतौर चीफ जस्टिस क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।